गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया चीज बर्स्ट पिज्जा। शहर के किनारे बने एक छोटे से कच्चे मकान में सुबह का समय है। विवेक बिस्तर पर लेटा लगातार खांस रहा होता है। रमा उसके पास चुपचाप बैठी रहती है। उधर कीर्ति रसोई में खाली डिब्बे टटोल रही होती है। वहीं बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने भूखे बैठे अपनी माँ की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे होते हैं। ये खांसी जान निकाल देगी मेरी। बेटा आराम से लेटे रहो, ज्यादा हिलना डुलना मत, सांस फूल जाएगी तुम्हारी। माँ, कब तक ऐसे ही लेटा रहूंगा इस टूटी खाट पर? मुझे बहुत घुटन होती है। क्या करे बेटा, किस्मत के आगे किसका जोर चलता है। फेफड़ों की बीमारी ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर जरा सी धूल मिट्टी भी तुम्हारी सांस के साथ अंदर गई तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ माँ। कीर्ति, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हुए क्या? हाँ बस तैयारी है। हे भगवान, एक भी डिब्बे में एक दाना तक नहीं है। बच्चों को क्या खिलाऊं? कीर्ति अपनी बेबसी से परेशान होती है तभी माँ, बहुत तेज भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, कल रात से कुछ नहीं खाया। क्या हमें भूखे ही स्कूल जाना पड़ेगा? मेरे अच्छे बच्चे हो ना तुम दोनों। बस थोड़ा सा धीरज रखो, स्कूल से लौटोगे तब तक माँ गर्मा गर्म खाना तैयार रखेगी। पर माँ, अभी तो कुछ दे दो। भूखे पेट स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी? कीर्ति बहू, डिब्बे में थोड़ा सा भी आटा नहीं बचा क्या? बच्चों को एक एक निवाला ही दे देती। माँ जी, राशन के सारे डिब्बे बिल्कुल खाली पड़े हैं। एक दाना भी होता तो मैं बच्चों को भूखा रखती क्या? अरे भगवान, अब क्या होगा? विवेक की दवाइयाँ भी आज दोपहर तक खत्म होने वाली है। अगर समय पर दवाई नहीं मिली तो इसकी हालत तो और बिगड़ जाएगी। सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं लाचार लाश बनकर बिस्तर पर पड़ा हूँ और मेरी पत्नी, बूढ़ी माँ और बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। मुझे मर जाने क्यों नहीं देती तुम लोग? आप ऐसा अशुभ मत बोलिए। खबरदार, जो आगे से ऐसी कोई बात मुंह से निकाली तो। विवेक बेटा, खुद को मत कोसो। बीमारी बता कर नहीं आती। तुम हिम्मत हार जाओगे तो इस घर का क्या होगा? तो क्या करूं माँ? अपनी आंखों के सामने बच्चों को तड़पते हुए नहीं देख पा रहा मैं। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। माँ जी, आज मैं जब शहर जाऊंगी फूल बेचने के लिए तो ज्यादा देर तक रुकूंगी। आज मैं ज्यादा फूल बेच कर आऊंगी। पर बहू, धूप बहुत तेज है बाहर, तो सुबह से भूखी है। इतनी दूर पैदल कैसे जाएगी? माँ जी, बच्चों की भूख के आगे ये धूप कुछ भी नहीं है। मुझे बस आप अपना आशीर्वाद दो। माँ, तुम सच में शाम को खाना लेकर आओगी ना? झूठ तो नहीं बोल रही? माँ कभी अपने बच्चों से झूठ बोलती है क्या? तुम दोनों जल्दी से स्कूल जाओ, देर हो रही है। ठीक है माँ, हम जा रहे हैं, पर आप जल्दी आना। छोटू और जानू स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कीर्ति टोकरी में रखे बासी फूलों को सहेजने लगती है। हे ऊपर वाले, हमारी कौन सी खता की सजा दे रहा है तू? इस गरीब परिवार पर थोड़ी रहम कर। कीर्ति, मेरी बात सुनो। आज तुम डॉक्टर के पास मत जाना। मेरे लिए दवाइयाँ मत लाना। उन पैसों से पहले बच्चों के लिए राशन खरीद लेना। नहीं, आपके लिए दवाई उतनी ही जरूरी है जितना हमारे लिए खाना। अगर आप ठीक नहीं होंगे तो मुझे हिम्मत कहाँ से मिलेगी? कम से कम आप मेरे सामने सलामत बैठे हैं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बहू ठीक कह रही है विवेक, तुम दवाई खाकर जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। पर कीर्ति, अपना ख्याल रखना। बस आज कैसे भी करके सारे फूल बिक जाए। भगवान, लाज रख लेना आज मेरी। जा बहू, भगवान तुम्हारे साथ है। कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा आज। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ, आप इनका ख्याल रखना। कीर्ति फूलों की टोकरी सिर पर रखकर निकलती है और चलते चलते शहर के चौराहे और ट्रैफिक सिग्नल पर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के पास आवाज लगाती है।
हे भगवान, दोपहर होने को आई और अभी तक एक भी फूल नहीं बिका। बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। कीर्ति मन में ये सोचकर परेशान हो ही रही होती है कि तभी एक आलीशान कार सिग्नल पर रुकती है। कीर्ति दौड़कर कार के शीशे के पास जाती है। साहब जी, सुंदर और ताजे फूल ले लो। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखेगा। अपनी मेम साहब के लिए एक गुलाब ले लो साहब। ए, हट पीछे, गाड़ी पर स्क्रैच आ जाएगा। कहां कहां से चले आते हैं सुबह सुबह दिमाग चाटने। ए, शीशा बंद करो रीना। भैया, गाड़ी आगे बढ़ाओ ना, हरी बत्ती हो गई। इन भिखारियों को तो बस रोज का काम है रास्ता रोकना। मैं भिखारी नहीं हूँ साहब, मेहनत की खाती हूँ। बस बच्चों के लिए राशन मिल जाए। सिग्नल बदल जाता है और गाड़ी तेजी से निकल जाती है। कीर्ति दूसरी तरफ दौड़ती है जहाँ एक ऑटो रुका है। भैया, एक फूलों का गजरा ले लो ना, सिर्फ 20 रुपए का है। बहुत अच्छे फूल है। अरे बहन, हम खुद ऑटो चलाकर पेट पाल रहे हैं। हम इस गजरे का क्या करेंगे? किसी बड़ी गाड़ी वाले को देखो। सुबह से 1 रुपया भी नहीं कमाया भैया। बीमार पति घर पर है, दवाइयों के पैसे भी नहीं है। कुछ तो तरस खाओ। अच्छा, तो ये 50 रुपए रख और मुझे एक गजरा दे दे। कम से कम घर जाकर बीवी खुश तो हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, भगवान आपकी कमाई में बरकत दे। कीर्ति की पहली बोहनी होती है। वो धूप में और मेहनत से गाड़ियों के पीछे पीछे भागने लगती है। शाम होते होते उसे थोड़े बहुत और पैसे मिल जाते हैं। कीर्ति राशन और दवाइयाँ लेकर घर पहुँचती है। माँ आ गई, माँ आ गई। देखो जानू, माँ हमारे लिए खाना लेकर आई है। माँ, मुझे पता था तुम हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाओगी। बहुत तेज भूख लगी है। हाँ मेरे बच्चों, मैं आटा और चावल ले आई हूँ। माँ जी, आप जल्दी से चूल्हा जलाओ, मैं अभी रोटियाँ सेकती हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, बहू तू तो साक्षात अन्नपूर्णा बनकर आई है आज। कीर्ति, तुम सच में बहुत थक गई होगी दिन भर उस धूप में। आप चुपचाप लेटे रहिए। ये देखिए, आपकी डॉक्टर वाली दवाइयाँ भी ले आई हूँ। खाना खाने के बाद तुरंत इसे खा लीजिए। कीर्ति रोटियां बनाती है और कुछ देर के बाद सब लोग मजे से खाना खाते हैं। बहू, पेट तो आज भर गया और विवेक को दवाई भी मिल गई। पर कल का क्या, इस दवाई का कोर्स तो पूरा महीना चलना है। माँ जी, आप कल की चिंता आप आज मत कीजिए। जब तक मेरी हिम्मत है मैं रोज जाऊंगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन कीर्ति फिर से सिग्नल पर खड़ी होती है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। अरे नहीं, ये तो काली घटा घिराई है। अगर बारिश हो गई तो मेरे ये सारे फूल खराब हो जाएंगे। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लोग अपनी गाड़ियों के शीशे बंद कर लेते हैं। चारों तरफ कीचड़ में पानी से भीगी हुई कीर्ति अपने फूल बेचने की कोशिश करती है। बाबूजी, एक फूल ले लो। मेम साहब, प्लीज गाड़ी मत बढ़ाओ, ये फूल ले लो, कोई तो सुन लो। कोई गाड़ी नहीं रुकती। कीर्ति के सारे फूल पानी से गल जाते हैं। वो भीगते हुए घर आती है और लगातार 4 दिन तक बारिश की वजह से कीर्ति के पास अब ना तो नए फूल खरीदने के पैसे होते हैं, न राशन के। फिर रमा, बहू, इस कमबख्त बारिश ने तो हमारा जीना मुहाल कर दिया है। सड़कें कीचड़ से भर गई है और घर का राशन भी आज खत्म हो गया। और मेरी ये दवाइयाँ भी आज सुबह खत्म हो गई कीर्ति। अब सीने में फिर से बहुत तेज दर्द हो रहा है। इस बारिश के भरोसे बैठी रही तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। फूलों का काम अब बंद करना ही होगा। मुझे कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा। बहू, क्या सोच रही हो? अब आगे का गुजारा कैसे होगा? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। माँ जी, आप घबराओ मत। मैं कल सुबह ही वहाँ जाऊंगी और कोठियों में झाड़ू पोछे का काम ढूंढूंगी। कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें दूसरों के घरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैंने कहा ना, आप ऐसा मत बोलिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए। कल सुबह मैं पक्का काम ढूंढ कर आऊंगी। अगले दिन शहर के आलीशान कॉलोनियों में कीर्ति फटे हुए कपड़े में एक बड़ी सी कोठी का दरवाजा खटखटाती है। मालकिन, मुझे बस झाड़ू पोछे का काम दे दो। अरे यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे घर में काम करने वाली बाई पहले से है। पता नहीं कहाँ से मुंह टाक कर चले आते हैं। मालकिन, बस एक बार मौका दे दो। बच्चों के पेट में 2 दिन से दाना नहीं गया है। भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आते हैं मुंह उठाकर। कीर्ति उदास होकर अगली कोठी की तरफ बढ़ती है। दिन ढल रहा होता है।
आखिरकार एक बड़ी कोठी पर उसे काम मिल जाता है। ठीक है, तुम्हें काम पर रख लेती हूँ, लेकिन याद रहे काम ईमानदारी और सफाई से करना। जी मालकिन, आप भरोसा रखो, मैं बहुत ईमानदार हूँ। बस मुझे थोड़े से पैसे एडवांस में चाहिए थे, मेरे पति की दवाई लानी है। एडवांस? अभी तो काम शुरू भी नहीं किया और एडवांस चाहिए? जाओ पहले 2-4 दिन काम करो, काम पसंद आया तो ही पैसे मिलेंगे। जी मालकिन, जैसी आपकी मर्जी। 3 दिन बीत जाते हैं। कीर्ति पूरी ईमानदारी से मेहनत करती है। चौथे दिन कीर्ति काम खत्म करके अपने पैसे मांगने जाती है। मालकिन, मैंने 4 दिन पूरे कर लिए हैं, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? पति की हालत खराब है। पैसे? कौन से पैसे? मेरे कमरे से सोने के झुमके गायब है, मुझे तो लगता है कि जरूर तूने लिए हैं। क्या मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। अरे चुप कर, हम जानते हैं तुम जैसे लोगों को। कोठी में काम करने आती हो या चोरी करने? साहब मेरी बात सुनिए, मैं गरीब हूँ पर चोर नहीं। मैंने आपकी कोठी में एक सुई तक को हाथ नहीं लगाया है। नाटक बंद कर, झुमके दे रही है या पुलिस बुलाऊं? अभी के अभी इस घर से निकल जा, वरना बाल पकड़कर बाहर निकालूंगी। मालकिन, सच कह रही हूँ, मैंने कुछ ही नहीं लिया। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। चल निकल यहाँ से, चोर निकल की दोबारा दिखाई दी तो जेल भिजवा दूंगी। मालकिन उसे घर से बाहर धकेल देती है। कीर्ति सड़क पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मेहनत की रोटी मांगना इतना गुनाह हो गया क्या? अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी, बच्चों को क्या खिलाऊंगी? कीर्ति रोते हुए घर पहुंचती है। उसे देखकर रमा कहती है, बहू तो रो क्यों रही है? क्या हुआ? तो काम करने गई थी ना? माँ जी, पर उन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया। मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे पता था मेरी वजह से ही तुम सबको इतनी जिल्लत झेलनी पड़ रही है। कीर्ति, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। चुप हो जाइए, आप मर गए तो हम लोगों का क्या होगा? मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो मेरा काम बनेगा। पर आज रात का क्या बहू, बच्चों ने कुछ नहीं खाया। कोई रास्ता निकलेगा माँ जी, भगवान कहीं ना कहीं तो रोशनी जरूर दिखाएगा। मैं खाना बनाती हूँ। रात के समय कीर्ति रसोई में थोड़ा सा बचा हुआ आटा गूंथने लगती है। माँ जी, इस डिब्बे में बस इतना ही आटा बचा था, मुश्किल से 5-6 रोटियां ही बन पाएगी। कोई बात नहीं बहू, जो है सो है, पहले बच्चों को खिला दो, भूख से बेचारे तड़प रहे हैं। माँ, खाना बन गया क्या? पेट में चूहे बहुत जोर से कूद रहे हैं। हाँ माँ, आज तो कुछ खाने को दे दो, अब और भूखा नहीं रहा जाता। हाँ मेरे बच्चों, बस 2 मिनट रुक जाओ, गर्मा गर्म रोटियां बनकर तैयार है। चलो दोनों अपनी थाली लेकर बैठो। कीर्ति 2 रोटियां छोटू को और 2 रोटियां जानू को नमक और प्याज के साथ दे देती है। थाली में अब सिर्फ 3 रोटियां बच जाती हैं। माँ, रोटी बहुत अच्छी बनी है, पर तुम और दादी क्यों नहीं खा रही? मैंने और दादी ने दोपहर में थोड़ा सा खा लिया था बेटा, तुम दोनों पेट भर कर खाओ, मेरा पेट भरा हुआ है। माँ, तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम भूखी हो। नहीं जानू बेटी, माँ झूठ नहीं बोल रही। तुम लोग जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। तभी घर के बाहर से कमजोर और कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। ओ माई, कोई है घर में? 2 दिन से भूखा हूँ, एक निवाला दे दो माई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हे भगवान, घर में सिर्फ 3 रोटियां बची है, एक विवेक जी के लिए और 2 हमारे लिए। अब क्या करूं? बहू, बाहर कोई भूखा आया है, अपनी थाली की रोटियां उठाकर उस गरीब को दे आओ। पर माँ जी, अगर ये रोटी उसे दे दी तो आप और मैं क्या खाएंगे? हम भी तो सुबह से भूखे हैं। बहू, हम लोग तो आज रात पानी पीकर भी सो जाएंगे, पर दरवाजे पर आए भूखे को खाली हाथ लौटाना पाप है। भूखे को रोटी खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। माँ, ठीक कह रही है कीर्ति, मैं तो वैसे भी बिस्तर पर पड़ा हूँ, मुझे कम भूख है, तुम वो रोटियां बाहर दे आओ। कीर्ति रोटियां लेकर उस भिखारी को दे देती है। ये लीजिए, गरम रोटियां हैं, आप बैठकर आराम से खा लीजिए। अरे बेटा, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, तुम्हारे बच्चों को लंबी उम्र दे, तुमने इस बूढ़े की जान बचा ली। बस बाबा, आप हमारे लिए दुआ करना कि हमारे घर की ये मुसीबत जल्दी टल जाए। बेटी,
जो दूसरों की भूख समझता है ना, भगवान उसकी झोली कभी खाली नहीं रखता। देखना, तुम्हारे अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे, देखना। भिखारी रोटियां लेकर दुआएं देते हुए चला जाता है। कीर्ति अंदर आती है। माँ जी, मैंने 2 रोटियां उन्हें दे दी, अब सिर्फ 1 रोटी बची है। ये रोटी विवेक को दे दो, इसे दवाई खानी है, उसके पेट में अन्न होना जरूरी है। अरे नहीं, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। तुम दोनों भूखी रहो और मैं खाऊं। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आप चुपचाप ये रोटी खाइए, आपकी तबीयत ठीक रहेगी तो हमारे दुख आधे हो जाएंगे। कीर्ति विवेक को रोटी और नमक देती है। कीर्ति और रमा लोटे से पानी पीकर अपनी भूख शांत करती हैं और जमीन पर सो जाती हैं। हे बालक, सुबह कोई नया रास्ता जरूर दिखाना, अब और सहने की शक्ति नहीं है। अगले दिन फिर से सुबह काम की तलाश में कीर्ति निकल पड़ती है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार बाइक गुजरती है, जिस पर एक लड़का फोन पर बातें करते हुए जा रहा होता है। अचानक उसकी जेब से उसका पर्स नीचे गिर जाता है। ओ भाई साहब रुकिए, आपका पर्स गिर गया। भाई साहब सुनिए। हे भगवान, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, इतने सारे एटीएम कार्ड, और ये क्या है? कोई पहचान पत्र है। बाइक सवार युवक दूर निकल जाता है। कीर्ति पहचान पत्र के पीछे देखती है, जहाँ एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। वो राहगीरों की तरफ भागती है। भैया जरा सुनना, एक जरूरी फोन करना है, प्लीज अपना मोबाइल दो ना, एक भाई साहब का पर्स गिर गया है। अरे हट यहाँ से, फोन चाहिए इसे। आजकल के भिखारियों के बहाने तो देखो। चलो आगे बढ़ो, कोई फोन वोन नहीं है। कोई मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता, पर मुझे ये पर्स उसके असली मालिक तक पहुंचाना ही होगा। कीर्ति दूसरे आदमी के पास जाती है, जो अपनी दुकान के बाहर खड़ा होता है। भाई साहब, मैं कोई चोर भिखारी नहीं हूँ, इस सड़क पर किसी का पर्स गिर गया है, उसमें बहुत पैसे हैं, ये नंबर लिखा है, बस एक बार मिला दीजिए। अच्छा दिखाओ जरा। अरे सच में? चलो मैं नंबर मिला देता हूँ, लो बात करो। हेलो भाई साहब, आप जो अभी बाइक से गए, आपका पर्स सड़क पर गिर गया था, मैं इसी चौराहे पर खड़ी हूँ, आप आकर ले जाइए। हाँ, मैं अभी आता हूँ उसे लेने। वो पर्स नैन का होता है, वो तुरंत अपना पर्स लेने वापस आता है। ये लीजिए भाई साहब, संभाल कर रखिए, सारे पैसे और कार्ड इसके अंदर ही है। ओहो, थैंक गॉड, सब कुछ सलामत है। आजकल के जमाने में ऐसी ईमानदारी, तुम चाहती तो इसे रख भी सकती थी। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। वो पर्स से 5,000 रुपए निकालकर कीर्ति को देने लगता है। नहीं भाई साहब, मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए, मुझे भीख या इनाम का पैसा नहीं भाता। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मना मत करो। हाँ, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है। अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं कई दिनों से भटक रही हूँ, मेरे पति बहुत बीमार है, घर में बच्चे भूखे हैं और दवाइयों के पैसे नहीं हैं। अच्छा, क्या काम कर सकती हो तुम? डोमिनोज में पिज्जा स्टोर पर सब्जी वगैरह काट लोगी? जी मैं हर काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब्जी काटना सब करूंगी, बस काम दे दो। ठीक है, रो मत, मेरे साथ आओ। मेरा खुद का डोमिनोज का पिज्जा स्टोर है, मैं तुम्हें वहीं पर काम पर रखता हूँ। तुम चीज बर्स्ट पिज्जा बनाना सीख लेना, ओके? दोनों डोमिनोज पहुंचते हैं। नयन कीर्ति को लेकर अंदर आता है। वहां का स्टाफ रमन और सुभाष उसे देखकर मुंह बनाने लगते हैं। अरे देख सर, इस बेकारन को कहाँ से उठा के ले आए? स्टोर का स्टैंडर्ड खराब करेगी ये तो। हे औरत, चल बाहर निकल यहाँ से, ये भिखारियों के आने की जगह नहीं है, बाहर जाओ। ए रमन, सुभाष, ये क्या बदतमीजी है? तमीज भूल गए हो क्या तुम लोग? हाँ, मैं खुद इन्हें यहाँ काम पर लाया हूँ। सॉरी सर, पर ये फटे पुराने कपड़ों में हमारे कस्टमर क्या सोचेंगे? कपड़े इंसान की पहचान नहीं होते, उसकी नीयत होती है। ये लो कीर्ति, तुम्हारी शेफ वाली ड्रेस, एप्रन और कैप। अंदर जाओ और किचन में काम सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और सुनो तुम दोनों, आज से कीर्ति किचन में हाथ बटाएगी। इसे अच्छे से पिज्जा बनाना सिखाओ और कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर रमन वहां से चला जाता है। कीर्ति पूरी लगन से दिन भर किचन में पिज्जा बनाना सीखने लगती है। तभी रमन बाहर खड़े एक रिश्तेदार को चुपके से 2 बड़े चीज बर्स्ट पिज्जा पैक करके मुफ्त में थमा देता है। कीर्ति ये सब देख लेती है। ओए रमन, देख, उस कीर्ति ने तुझे सामान छुपाकर बाहर देते हुए देख लिया है। अरे देखने दे उसे, उस भिखारन की इतनी मजाल जो हमारे खिलाफ कुछ बोले। भाई उसे हल्के में मत ले,
अगर उसने सर से हमारा भंडा फोड़ दिया ना तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इससे पहले कि वो हमारे बारे में कुछ बोले, हम उसे ही चोर साबित करके यहाँ से निकलवा देंगे। वैसे भी फटीचर है, मालिक तुरंत यकीन कर लेंगे। रमन चुपके से कैश काउंटर की तरफ जाकर कुछ पैसे चुराता है और चुपचाप कीर्ति के एप्रन की जेब में डाल देता है। तभी स्टोर के दूसरे कोने में नयन की नजर उन पर पड़ जाती है और रात को जब कैश मिलाने का समय आता है, अरे सर, आज तो बहुत बिक्री हुई थी, पर कैश काउंटर में पैसे कम निकल रहे हैं। पक्का किसी ने चोरी की है। और कौन करेगा सर? इस नई औरत को देखो, जब से आई है कैश काउंटर के चक्कर काट रही है। इसकी चेकिंग करो सर आप। कीर्ति घबराकर पीछे हटती है तो उसके एप्रन की जेब से पैसे नीचे फर्श पर गिर जाते हैं। देखो सर, मैंने कहा था ना, इसने पैसे चुराए थे और पकड़े जाने के डर से नीचे फेंक दिए, चोर कहीं की। भगवान की कसम सर, मैंने पैसे नहीं छुए। मुझे नहीं पता ये पैसे मेरी जेब में कहाँ से आए। मैं चोर नहीं हूँ सर। नाटक मत करो, पैसे तुम्हारी जेब से गिरे हैं, सबने देखा है। सर, इसे अभी नौकरी से निकालो और पुलिस के हवाले करो। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक। पैसे गिरे हैं तो क्या हुआ, मुझे कीर्ति की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अरे पर सर, सबूत तो आपके सामने है। मैंने कहा ना, चुप रहो रमन सुभाष। मैं ना तुम दोनों को बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम यहाँ क्या क्या गुल खिलाते हो मुझे सब पता है। सर, हमारा क्या कसूर? आज तो मैं तुम दोनों को सिर्फ एक आखिरी चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर आज के बाद तुम लोगों ने स्टोर में ऐसी कोई भी हरकत दोबारा की या किसी को फंसाने की कोशिश की तो मैं अगली बार सीधे नौकरी से निकाल दूंगा। चलो अपने काम पर लगो। रमन और सुभाष डर कर पीछे हट जाते हैं। कीर्ति रात को घर आती है, तभी बच्चे उत्सुकता से पूछते हैं, माँ आप उस बड़ी दुकान में क्या बनाती हो, हमें भी बताओ ना। वहाँ बेटा चीज बस पिज्जा बनता है। गोल गोल रोटी जैसा होता है, पर उसके ऊपर बहुत सारा मलाई जैसा चीज, टमाटर, प्याज और चटनी लगी होती है। माँ हमें भी वो पिज्जा खाना है, आपने कभी खिलाया ही नहीं। इस महीने जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी तो मैं अपने बच्चों के लिए पिज्जा जरूर खरीदूंगी। रुको, मैं भी कुछ लाती हूँ। कीर्ति रसोई में जाती है और बची हुई सादी रोटी पर प्याज, टमाटर और थोड़ी सी चटनी लगाकर बच्चों के सामने रख देती है। लो बच्चों, ये रहा तुम्हारा पिज्जा, खाकर बताओ कैसा है। वाह माँ, ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ माँ, तुम दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा बनाती हो। बच्चों की मासूमियत देखकर कीर्ति भावुक हो जाती है। अगले दिन रमन और सुभाष कीर्ति के बैग में चीज के ब्लॉक छुपाकर रखने की कोशिश करते हैं, पर नयन हर बार सीसीटीवी कैमरे में उनकी चोरी पकड़ लेता है। एक दिन दोपहर में कीर्ति की पुरानी मालकिन रेनू अपनी दो सहेलियों के साथ अंदर आती हैं और काउंटर पर कीर्ति को देखकर, अरे ओ लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ काम कर रही है, चोर कहीं की। क्या हुआ रेनू, तो इस वर्कर पर ऐसे क्यों चिल्ला रही है? कौन है ये औरत? अरे तुम्हें क्या पता, ये वही बाई है जो पिछले हफ्ते मेरे घर झाड़ू पोछा करने आई थी और मेरे सोने के कीमती झुमके चुरा कर रातों रात रफू चक्कर हो गई। नहीं मालकिन, भगवान के लिए सबके सामने ऐसा झूठ मत बोलिए। मैंने आपकी कोठी में कोई चोरी नहीं की। चुप कर चोनी, तेरी शक्ल से ही समझ आता है कि तू कितनी बड़ी शातिर है। तुम लोग इसे स्टोर में कैसे रख सकते हो? वाह, ये तो बहुत बढ़िया मौका मिला है इस कीर्ति को यहाँ से धक्के मारकर निकलवाने का। हाँ मैम साहब, हमें भी इस पर पूरा शक है। ये यहाँ भी कैश काउंटर के आसपास मंडराती रहती है। बुलाओ अपने मालिक को, मैं अभी अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ। वो शहर की बहुत बड़ी कंपनी के हेड हैं। 1 मिनट में तुम्हारे स्टोर बंद करवा देंगे अगर इस चोरनी को अभी नौकरी से नहीं निकाला तो। स्टोर के सारे ग्राहक पिज्जा छोड़कर कीर्ति को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। कीर्ति रोते हुए काउंटर के पीछे छिपने की कोशिश करती है। तभी अचानक मालकिन के फोन पर उसके पति का फोन आता है। हेलो, मैं अभी डोमिनोज स्टोर में हूँ और मुझे यहाँ वही चोर नौकरानी कीर्ति मिली है। मैं इसे नौकरी से निकलवा रही हूँ। अरे वो तुम्हारे जो सोने के झुमके खो गए थे ना, जिसके लिए तुमने उस गरीब कीर्ति पर चोरी का इल्जाम लगाया था, उसे घर से धक्के मार कर निकाला था। उसने कोई चोरी नहीं की थी। क्या क्या कह रहे हो आप? हाँ, वो झुमके मुझे अभी बेडरूम की अलमारी में सबसे पीछे कपड़ों के डिब्बे के नीचे मिले। तुम खुद ही वहां रखकर भूल गई थी और बिना सोचे समझे उस बेचारी पर कीचड़ उछाल दिया। वो बेकसूर है। तभी पूरे डोमिनोज स्टोर में लाउडस्पीकर पर सारी बातें सुनकर स्टोर में बैठे ग्राहक आपस में कानाफूसी करने लगते हैं।
छी रेनू, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो। अपनी गलती छुपाने के लिए गरीब पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सच में रेणु, मुझे तुम्हारे साथ खड़े रहने में भी अब शर्म आ रही है। चलो यहाँ से। मालकिन की दोनों सहेलियां उसे वहीं छोड़कर स्टोर से बाहर निकल जाती हैं। स्टोर के ग्राहक मालकिन को देखकर थू थू करने लगते हैं। मालकिन, पैसा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। हमारी गरीबी का इस तरह तमाशा मत बनाइए। मुझे माफ कर दो कीर्ति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मालकिन शर्मिंदगी के मारे अपना चेहरा छिपाकर तेजी से स्टोर से बाहर निकल जाती हैं। रमन और सुभाष भी चुपके से किचन में चले जाते हैं। तभी काउंटर साफ करते हुए कीर्ति की नजर गेट पर छोटू पर पड़ती है। छोटू, तुम यहाँ इस समय स्कूल से सीधे यहाँ आ गए? घर पर दादी और पापा अकेले हैं। माँ, मैं तो बस ये देखने आया था कि मेरी माँ इतनी बड़ी दुकान में क्या काम करती है। ये जगह कितनी सुंदर है माँ। हाँ बेटा, जगह तो बहुत अच्छी है, पर तुम अब जल्दी घर जाओ, धूप बहुत तेज है बाहर। माँ, यही है ना वो असली चीज बर्स्ट पिज्जा जिसके बारे में तुम उस दिन बता रही थी? ये तो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। मेरे बच्चे का भी कितना मन है इसे खाने का। हाँ बेटा, यही है। जब माँ को पहली सैलरी मिलेगी ना, तो तुम्हारे लिए पक्का लेकर आऊंगी। नहीं माँ, मुझे अभी नहीं खाना। जब पापा की दवाई के पैसे बच जाएंगे और पापा बिल्कुल ठीक हो जाए, तब मुझे ये खिलाना। मैं घर जा रहा हूँ। छोटू मुस्कुराकर बाहर निकल जाता है। अगले दिन स्टोर के अंदर अमीर बच्चों की एक बर्थडे पार्टी होती है। सभी बच्चे पिज्जा खा रहे होते हैं। तभी बाहर सड़क पर 3-4 गरीब और भूखे बच्चे पिज्जा को ललचाई नजरों से देखते हैं। अरे ये भिखारियों के बच्चे फिर यहाँ आ गए, हमारे कस्टमर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। रमन, चल इन्हें भगाते हैं। ए भागो यहाँ से, चलो हटो आगे से, दुकान गंदी कर रहे हो। दोबारा यहाँ दिखे तो लात मार के भगाऊंगा। रमन और सुभाष बच्चों को धक्का मारकर भगा देते हैं। बच्चे थोड़ी देर के बाद भूख के मारे फिर से कांच के पास आकर मासूमियत से देखने लगते हैं। कीर्ति से ये देखा नहीं जाता। वो अपनी शेफ कैप उतार कर बाहर जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वो लोग तुम्हें फिर से मार के भगा देंगे, यहाँ से हट जाओ। आंटी, हमें भी वो चीज बस पिज्जा खाना है, प्लीज थोड़ा सा दे दो ना। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, हमें बहुत भूख लगी है आंटी, प्लीज। मेरी जेब में सिर्फ वही पैसे हैं जो मैंने आज बड़ी मुश्किल से विवेक जी की दवाई के लिए बचा कर रखे थे। अगर मैंने इन पैसों का पिज्जा खरीद लिया तो विवेक जी की दवाई नहीं आएगी। पर ये बच्चे, ये तो भूख से मर रहे हैं। आंटी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूख के मारे थोड़ा सा दे दो। नहीं, इन बच्चों की भूख इस समय सबसे बड़ी है। आज मैं अपने पति की दवाई के पैसों से इन बच्चों को पिज्जा खिलाऊंगी। मेरे भगवान, मेरे विवेक जी की रक्षा खुद करेंगे, वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। कीर्ति बच्चों का हाथ पकड़कर स्टोर के अंदर ले आती है और अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर कैश काउंटर पर जमा कर देती है। रमन, ये लो पूरे पैसे, एक बड़ा चीज बस पिज्जा का ऑर्डर रेडी करना। कीर्ति खुद किचन में जाती है और अपने हाथों से एक बड़ा गर्मा गर्म चीज बर्स्ट पिज्जा बनाकर बाहर लाती है और टेबल पर बैठे गरीब बच्चों के सामने रख देती है। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और मजे से खाने लगते हैं। इसी दौरान स्टोर के एक कोने की टेबल पर बैठी नैना अपने फोन से चुपके से इस पूरे वाकये का वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। वो कीर्ति के पास आती है। नमस्ते दीदी, मेरा नाम कृति है और मैं एक व्लॉगर हूँ। मैंने अभी अभी देखा कि आपने अपने पैसों से इन बच्चों को पिज्जा खिलाया। आप इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? अरे नहीं मैडम, वीडियो मत बनाओ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि भूख क्या होती है। जब मेरे बच्चे भूखे होते हैं तो मुझे दर्द होता है। इन बच्चों को देखकर भी मुझे वही दर्द हुआ, बस इसलिए खिला दिया। बच्चों, आपको पिज्जा खाकर कैसा लगा? ये आंटी कैसी है? आंटी बहुत अच्छी है, इन्होंने हमें दुनिया का सबसे बेस्ट चीज बस पिज्जा खिलाया। भगवान आंटी को बहुत खुश रखे। नैना तुरंत उस वीडियो को पिज्जा वाली माँ टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और वीडियो वायरल होने लगता है। तभी लिविंग रूम में नैन के पिता अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर एक वायरल वीडियो पर पड़ती है। वो चौंक जाते हैं और अपने बेटे को कॉल करते हैं। अरे बेटा, जरा इधर तो आना। तुम्हारे स्टोर की बिक्री इन दिनों बहुत अच्छी चल रही है और इंटरनेट पर एक वीडियो भयंकर वायरल हो रहा है। तुमने देखा? अच्छा पिताजी, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। कौन सा वीडियो वायरल हो गया? ये देखो, तुम्हारी दुकान की कोई महिला कर्मचारी अपनी जेब से पैसे देकर गरीब बच्चों को पिज्जा खिला रही है। लोग इसकी इंसानियत के दीवाने हो गए। पूरे शहर में तुम्हारी चर्चा हो रही है। अच्छा, अरे ये तो कीर्ति है। मुझे पता था कि उसकी ईमानदारी एक दिन रंग लाएगी। मैं अभी स्टोर जाकर उससे मिलता हूँ पिताजी।
रमन और सुभाष काउंटर पर खड़े हैं। तभी नयन स्टोर के अंदर कदम रखता है। रमन और सुभाष मौका देखकर तुरंत उसके पास दौड़ते हैं। अरे सर, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये कीर्ति अपनी मर्जी से बाहर के आवारा और गरीब बच्चों को स्टोर के अंदर ले आई और उन्हें मुफ्त में पिज्जा बांट रही है, और इससे हमारे स्टोर का नुकसान हो रहा है सर। हाँ सर, इसकी वजह से हमारे अच्छे कस्टमर भी परेशान हो रहे हैं। इसे आज ही नौकरी से निकाल दीजिए सर, ये बिल्कुल काम के लायक नहीं है। अच्छा, तुम दोनों को बहुत फिक्र है मेरे स्टोर के नुकसान की? हाँ रमन, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालो जरा, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि नुकसान कैसे हो रहा है। अब रमन घबराकर कंप्यूटर पर फुटेज प्ले करता है। फुटेज में साफ दिखता है कि कीर्ति ने अपनी जेब से पैसे निकालकर काउंटर पर रखे थे। अब बोलो, आंखें हैं या बटन? साफ दिख रहा है कि उसने अपनी जेब से पैसे काउंटर पर जमा किए थे, उसने मुफ्त में नहीं खिलाया। सर, वो हमसे गलती हो गई। पिछली बार मैंने तुम दोनों को सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ा था, पर तुम लोग सुधरे नहीं। आज भी तुम अपनी चोरी छिपाने के लिए एक बेकसूर और शरीफ औरत को फंसाने की साजिश रच रहे हो। तुम दोनों खुद चोर हो। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। बहुत हुआ रमन सुभाष, तुम दोनों को मैं इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। अपनी फाइनल सैलरी लो और दफा हो जाओ यहाँ से। रमन और सुभाष अपना सामान समेटकर स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। नयन बाकी बचे हुए स्टाफ मेंबर्स को इकट्ठा करता है। सुन लो तुम सब, आज के बाद अगर किसी ने भी स्टोर में ऐसी घटिया हरकत की या किसी गरीब का अपमान करके उसे बाहर भगाया तो उसका अंजाम भी यही होगा। यहाँ सबका सम्मान होना चाहिए। तभी स्टोर का दरवाजा खुलता है और कीर्ति की सास रमा, छोटू और जानू अंदर आते हैं। माँ देखो, दादी और जानू भी आए हैं। सर, ये लोग यहाँ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या सर? आपने इन्हें क्यों बुलाया? अरे कीर्ति, तुम घबराओ मत, कोई गलती नहीं हुई है। आज तुम्हारी वजह से मेरे डोमिनोज स्टोर का नाम पूरे शहर में गर्व से लिया जा रहा है। स्टाफ, आप इनके पूरे परिवार के लिए 2 बड़े चीज बर्स्ट पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक टेबल पर लगाओ। आज ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। पूरा परिवार एक आलीशान टेबल पर बैठता है और गर्मा गर्म चीज बर्स्ट पिज्जा सामने आता है। बच्चे खुशी से तालियां बजाते हैं और मजे से खाने लगते हैं। देखो माँ, इसका चीज कितना लंबा खींच रहा है, ये तो बहुत मजेदार है। माँ, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। उस दिन जो आपने घर पर रोटी वाला बनाया था, क्या वो नकली पिज्जा था माँ? हाँ, वो तो मैंने तुम दोनों का मन रखने के लिए नकली पिज्जा बनाया था। असली पिज्जा तो यही होता है। बेटा, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे, तुमने हमारी बहुत मदद की है। कीर्ति, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी और इस नेक दिल के लिए मेरे पास एक और बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आज से तुम इस स्टोर की साधारण वर्कर नहीं हो। मतलब सर, मैं समझी नहीं। आज से मैं तुम्हें इस डोमिनोज स्टोर का मुख्य मैनेजर बनाता हूँ। आज से तुम्हारी सैलरी भी दोगुनी कर दी गई है। मैनेजर? सर, मैं इतनी बड़ी पोस्ट के लायक कहाँ, और मेरे पति? तुम बिल्कुल इसके लायक हो कीर्ति। और हाँ, मुझे तुम्हारी सास से पता चला कि तुम्हारे पति विवेक के फेफड़े खराब हैं और इलाज के पैसे नहीं हैं। सो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के इलाज का पूरा खर्च हमारी कंपनी उठाएगी। कल ही उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ। सर, आपका यह एहसान मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगी। आपने मेरे उजड़ते हुए परिवार को बचा लिया सर। अरे कीर्ति, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जो दूसरों की भूख मिटाता है ना, ईश्वर उसकी जिंदगी खुशियों से भर देता है। चलो अभी रोना बंद करो और अपनी फैमिली के साथ पिज्जा एंजॉय करो, ओके? इलाज के बाद विवेक की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाती है और कीर्ति की वजह से उनके घर के हालात भी अच्छे हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।